हेलो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग क्या कहते हैं, इसके नेचर देखे थे, फीचर्स देखे थे और हेनरी फ्लोर द्वारा जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट जो भी दिए थे आपके, वो सबको देखे थे। अब ऐसे ही एक आगे बढ़ते हैं हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। बाय प्रोफेशन ये भी इंजीनियर ही थे और ये भी माइनिंग और रूट तक जॉब किए थे, रूट लेवल में जॉब किए थे। तो इनका ये बोलना था कि जरूरी नहीं कि हर चीजों को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही आप देखो। कई बार ऐसा होता है कि चीजों को मैनेजमेंट या सिस्टमैटिकली अगर आपको प्रोसीजर फॉलो करना है तो चीजें एक बार में कंप्लीट हो जाएंगी, या फिर उसको अलग लैंग्वेज में बोला जाए तो साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाए ताकि चीजें हर चीज प्रोसीजर में रहे, स्टैंडर्ड में रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बेसिकली इसका बोलने का मतलब है आप साइंटिफिक मेथड्स का यूज करो लेकिन रूल ऑफ थंब कुछ नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब मतलब रिजिडिटी कुछ नहीं रहना चाहिए। नॉर्मली साइंस में होता क्या है कि साइंस में कुछ अगर प्रिंसिपल्स होते हैं तो वो रूल ऑफ थंब रहते हैं, मतलब वो फिक्स्ड रहते हैं, उनको हर बार हर लेवल में वैसा ही यूज किया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, बोल रहे हैं साइंटिफिक मेथड्स का प्रॉपर यूज करो, लेकिन ये खुद रिजिड नहीं रहेगा, कोई परमानेंट नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जो मैनेजर्स हैं या आपके जो सुपरवाइजर्स हैं या जो सबऑर्डिनेट लेवल्स हैं उनके बिहेवियर में अगर चेंज लाना है तो डेफिनेटली इसको आप फ्लेक्सिबल भी मान सकते हो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में ये भी बोला जाता है कि हर चीज का एक स्टैंडर्ड बना के रखो। स्टैंडर्ड मतलब टाइमिंग का स्टैंडर्ड कि आपको इतने घंटे काम करना है, कोई भी अनप्रोडक्टिव मेथड नहीं होना चाहिए, अनप्रोडक्टिव टाइम नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट है उसका भी एक स्टैंडर्ड बना के रखो और क्वालिटी का भी एक स्टैंडर्ड बना के रखो, ताकि ये सब साइंटिफिक मेथड में आते हैं ताकि चीजें और भी एफिशिएंटली और भी इफेक्टिवली हो पाए। ठीक है, सेकंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड बोलने का मतलब क्या है, आपको पता है मैनेजमेंट में बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सबऑर्डिनेट लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। अब टॉप लेवल को तो उतना मतलब नहीं रहता क्योंकि वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तक बस सीमित रहते हैं। मेन जो रूट वर्क है वो कौन करता है, मिडिल लेवल और आपका सुपरवाइजरी लेवल। तो मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के बीच में कोई भी ईगो वार या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ये यही बोलना चाह रहा है कि जो मैनेजर्स हैं और जो सुपरवाइजरी लेवल है दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन लगातार बने रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहें, दोनों एक दूसरे की ग्रीवियंसेस को समझें, ठीक है, दोनों एक दूसरे के फीडबैक को समझें और प्रॉपर्ली वर्क करते रहें। आगे है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म बोलने का मतलब क्या होता है, आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलना है। मतलब मैनेजर्स को एक ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा कि जो लोग हैं उनका पहला सेटअप क्या रहेगा, पहला टारगेट क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए अगर आप काम कर रहे हो ऐसा एम्बियंस आपको मैनेजर्स को बनाना पड़ेगा ताकि जो भी आपके सुपरवाइजर लेवल में है वो सब के सब ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स काम करे, उसके बाद वो एक दूसरे को कोऑपरेट करे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। एक मूवी आई थी चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में शाहरुख खान के कोच था, वो समझाता है वहाँ के जो टीम प्लेयर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको समझाता है कि सबसे स्टार्टिंग में ही जब वो इंट्रोड्यूस कराता रहता है तब बोलता है कि कोई पंजाब बोलता है, कोई हरियाणा बोलता है, कोई हिमाचल बोलता है, तो वो बोलता है कि मेरे को सिर्फ एक कंट्री का नाम सुनाई देता है, वो है इंडिया। मतलब बेसिकली अगर इसको मैनेजमेंट में देखा जाए तो आपको सबसे पहले अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसके बारे में सोचना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। उसके बाद कहीं जगह बच जाए तो अपने टीममेट्स के लिए या फिर अपने वर्कर्स के लिए सोचना है, ठीक है, तभी चीजें इफेक्टिवली हो पाएंगी। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी। बोलने का मतलब क्या है कि जो भी आपके वर्कर्स हैं, वर्कर्स क्या होते हैं, उनको एक मॉनेटरी हेल्प तो लगातार मिलती रहती है, लेकिन मोस्टली वर्कर्स क्या चाहते हैं कि उनका स्किल भी डेवलप हो, वो खुद से भी ग्रो करे। ठीक है, तो एज अ मैनेजर आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने वर्कर्स के बेस्ट एफिशिएंसी तक जाना चाहिए, उसका जो बेस्ट पोटेंशियल है वहां तक उसके स्किल को डेवलप करना चाहिए ताकि वो अपने आप में भी एक कॉन्फिडेंट लेवल में पहुंच जाए और वो भी समझे कि नहीं यार मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करूं, और वो इससे लॉयल्टी इन द कस्टमर्स और इन द वर्कर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो जैसे कुछ है टेक्निक्स जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला था कि कुछ टेक्निक्स भी हैं जिनका यूज किया जाए। ठीक है,
साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, ठीक है। बेसिकली टेलर का मानना ये था कि आप एक्सपर्ट के हिसाब से काम करो, मतलब सबसे पहला पॉइंट इसमें फंक्शनल फॉर्मेलिटी। फंक्शनल फॉर्मेलिटी बोलने का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके जो लोग हैं उनको उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले इनका बोलना था कि जो फैक्ट्री मैनेजर है उनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रख दो, एक प्लानिंग और दूसरा प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्शन आता है। प्रोडक्शन में भी क्या बोले कि आज लोग ऐसे एक्सपर्ट निकालो जो अपने अपने एरिया में सबसे बेस्ट है, ठीक है। कि एक्सपर्ट लाने का मकसद यही था कि लोग एक्सपर्ट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाए। क्योंकि देखो आप खुद सोचो, अगर कोई पर्सन या मैनेजर किसी भी एक फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है या एक्सपीरियंस्ड है, तो वो शायद इंटरेस्ट भी अच्छे से लेगा और वो उस फील्ड में बहुत अच्छा काम भी करके देगा। इसलिए बोला गया कि मैनेजर्स जो थे उनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो, सबसे पहला प्रोडक्शन और उसके बाद प्लानिंग। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी चार अलग अलग रूट क्लर्क में डिवाइड कर दिया गया और प्लानिंग में भी अलग अलग बॉसेस के रूप में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन में चार अलग अलग क्लर्क थे। सबसे पहला था रूट क्लर्क। रूट क्लर्क बोलने का मतलब क्या था कि ये आदमी क्या करेगा, टाइम मैनेज करेगा। ये आदमी क्या करेगा, जो भी चीज आपको प्रोडक्शन के लिए करनी है वो सबको अरेंज करके रखेगा सिस्टमेटिकली, प्रोसेस के हिसाब से। जैसे आपको पता है प्रोसीजर अगर कैसा होता है, कोई भी प्रोसेस कैसा होता है कि स्टेप बाय स्टेप होता है, तो रूट क्लर्क का ये रिस्पांसिबिलिटी रहता है कि वो हर चीज को उनके फंक्शन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अरेंज करके रखेगा, सिस्टम के हिसाब से अरेंज करके रखेगा, ताकि कभी भी काम करते दौरान, काम करने के टाइम में कोई भी आपको दिक्कत ना हो। फिर आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बोलने का मतलब ये एक ऐसा पर्सन रहेगा जो बीच बीच में आपको इंस्ट्रक्ट करते रहेगा। अगर आप सही कर रहे हो तो प्रॉपर वे में कर दे रहो, अगर आप कहीं पर चूक जा रहे हो तो इसको आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि भैया इसको ऐसे करना है, ये इसको सुधार के करना है, ठीक है। थर्ड आते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बोलने का मकसद ही यही है, हम लोग प्लानिंग में शुरुआत से पढ़े थे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। जब आप टाइम के हिसाब से काम करोगे, हर चीज एक टाइम में होनी चाहिए, मतलब ऑन टाइम जॉब होना चाहिए, तो क्या होगा, आपका कॉस्ट डेफिनेटली कम होगा, ठीक है। इसी को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली भी बोलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये क्लर्क का ये ड्यूटी रहेगा कि हर चीजें टाइम के अकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही है, हर चीजें वो कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चाहिए। अगर क्योंकि देखो वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, हमको हमेशा क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, स्कैर्स है, और आपको अगर प्रॉफिट जनरेट करना है तो डेफिनेटली अपने कॉस्ट को कम करना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में होता क्या है, हर प्रोडक्ट में आप कम कॉस्ट में या कम प्रॉफिट में या कम प्राइस में आप इमर्ज नहीं हो सकते कभी भी। तो या तो आप कॉस्ट कम कर दो, या तो अपने गुड्स को ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट बना दो कि लोग उसको कितने भी प्राइस में खरीदे। तो लेकिन हर किसी के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, चीजें बल्क में बनती है, तो वहां पर कॉस्ट का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, ये टाइम और कॉस्ट को ध्यान में रखेगा। इसी में फोर्थ रहता है डिसिप्लिन क्लर्क। डिसिप्लिनरी या डिसिप्लिन क्लर्क मतलब क्या होता है कि वो ये चीजें देखेगा कि हर चीज डिसिप्लिन में हो रही है या नहीं। मतलब आपको पता होगा कि अगर कहीं पर भी इनडिसिप्लिन होता है या फिर इनडिसिप्लिन मैनर्स होते हैं या कोई भी सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो क्या होता है, पाथ ही चेंज हो जाता है और जो प्रोडक्टिविटी देने वाले थे वो नहीं दे पाते, ठीक है। तो मैनेजर्स हमेशा यही चाहेंगे कि हर चीज डिसिप्लिन में हो, चाहे फिर वो टॉप लेवल में हो, मिडिल लेवल में हो या फिर बॉटम लेवल में। क्योंकि होता क्या है, हर कोई अपने सुपीरियर्स को ही देख के सीखता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। सबऑर्डिनेट लेवल में अगर वो बोला जाए, उसका मैनेजर लेट आ रहा है, टाइमिंग अगर 10 AM का है और वो आराम से पौने 10 11 बजे तक, पौने 11 सवा 11 तक आ रहा है, तो ये क्या है, इसका रॉन्ग इफेक्ट पड़ेगा उनके सबऑर्डिनेट्स में, ठीक है। कह रहे वो कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन उनका गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिसिप्लिन को अपने से स्टार्ट करो, अपने लेवल से स्टार्ट करो, तभी वो चीजें स्प्रेड हो पाएंगी, ठीक है। तो ये सबसे पहला था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अगर क्वालिटी इधर उधर हो गया तो भी आपको दिक्कत है, ठीक है। अब आते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या हुआ कि अलग अलग बॉस के फॉर्म में इसको डिवाइड कर दिया गया, उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहला था गैंग बॉस। गैंग बॉस बोलने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो जितने भी टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स जो भी लग रहे हैं उस चीज के लिए, ये सबके सब कोई ये अरेंज करेगा, ठीक है। चाहे फिर वो कोई भी, चाहे फिजिकल हो चाहे फिर कैसा भी हो,
ठीक है, सबके सबको अरेंज करने का ड्यूटी किसका रहता है, गैंग बॉस। फिर आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस बोलने का मतलब ये देखता है कि जो जॉब है वो ऑन टाइम कंप्लीशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, वो टाइम में अकम्प्लिश्ड हो रहा है कि नहीं, ये चीज उसका ध्यान रखना है कि चीजें। स्पीड बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से हो जाए, ठीक है, स्पीड बोलने का मतलब जो एक स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर बताया गया था टाइम एंड कॉस्ट वाले के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर आते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या होता है, ये रिपेयर बॉस बोलने का मतलब अगर कोई टूल्स या कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट अगर वो रिपेयर करने के लिए है तो डेफिनेटली उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा, क्योंकि होता क्या है ये एक्सीडेंटल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसको बराबर ये सब चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। और फाइनल होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बोलने का मतलब ये इंस्पेक्टर जो होता है ये क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में रखता है, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है, और इसमें अगर सुधार करना है तो और क्या सुधार किया जा सके, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। इसमें अगर कोई आपको रहता है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, फैक्ट्री मैनेजर को दो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, सबसे पहले प्रोडक्शन और दूसरा प्लानिंग। ये आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि इसी से ही केस स्टडी बनता है, ठीक है। सेकंड मेथड है इसका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसका बोलने का मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है, जैसे आपको केस स्टडी अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट नॉर्मली बहुत ही अच्छा रहता है, क्वालिटी प्रोडक्ट रहता है, लेकिन फिर भी मार्केट में मार्केट शेयर उतना कैप्चर नहीं कर पाता। तो सेकंड स्टडी बोलना चाह रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन करो, उस गुड्स को और भी क्वालिटी दो। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क बोलने का मतलब ज्यादा रिजिडिटी मत रहो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत रखो। आजकल क्या होता है, पहले क्या होता था, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तेल का एक टीन आता था लेकिन नॉर्मली उसको खोला नहीं जा सकता था, ठीक है, नॉर्मली उसको खोलने के लिए उसमें छेद करना पड़ता था या फिर जो भी। अब क्या करने लग गया, अब एक प्लास्टिक का एक बैग आने लग गया जिसमें कैप देता है, तो वो सिंपली क्या हो जाता है, वो विड्रॉ हो जाता है या वो तेल उससे निकल जाता है, ऑयल उससे निकल जाता है। बेसिकली बोलना ये चाह रहा हूँ मैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट है उसको स्टैंडर्डाइजेशन करो, उसका स्टैंडर्ड को चेंज कर दो। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलने का मतलब जैसे अगर आपका प्रोडक्ट लाइन बहुत ज्यादा है तो उसको कहीं ना कहीं कम कर दो, प्रोडक्ट के साइज को कम कर दो, प्रोडक्ट के फीचर्स को कम कर दो, ताकि एटलीस्ट प्रोडक्ट मार्केट शेयर को कैप्चर करे। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई मैनेजर है, मैनेजर को एक टास्क मिला, उसका एक कॉफी शॉप, ठीक है, वहां कम से कम 9 to 10 वेराइटीज ऑफ कॉफीज थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में नहीं चल रहा था। अब यहाँ पर तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है और कॉफीज के जो वेराइटीज है वो भी बहुत है, फिर भी मार्केट नहीं चल रहा था। तो वहां पर एक उसको आइडिया दिया गया कि आप वही प्रोडक्ट को रखो जो वहां के लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, या उसको 9 से 10 ना बेच के 3 से 4 करो, ठीक है। जैसे कई बार क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है कि लोग क्या बहुत सारे कोर्सेज रख लेते हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इतना सारा रखने के चक्कर में आदमी किसी में भी एक में फोकस नहीं कर पाता, किसी में भी क्वालिटी पुट आउट नहीं कर पाता। तो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन बोलने का मतलब ये है कि कम से कम रखो लेकिन उसी में ही क्वालिटी पुट करो, उसी में ही आप लोगों को सर्विस ज्यादा से ज्यादा दो ताकि आपका प्रोडक्ट चले मार्केट में, ठीक है। थर्ड आते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी बोलने का मतलब काम के तरीके कैसे हो सकते हैं, तो इसमें भी अलग अलग टाइप से। सबसे पहले फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी बोलने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले ये देखो कि जो आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली पूरा वर्कर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपके जो वर्कर्स हैं वो अपने काम के टाइम में कितने इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है, रेस्ट के इंटरवल कितने हैं वो देख लिए। उसके अलावा कितने रेस्ट होना चाहिए, उसका टाइम क्या है। अगर मान लो कोई वर्कर 3 से 4 इंटरवल लेता है तो वो कितने कितने देर का इंटरवल ले रहा है, ठीक है, और आपको एक्चुअल में कितना होना चाहिए और उसका टोटल टाइम क्या है, ये सब फैटिग स्टडी में देखा जाता है। इससे अगर पता चलता है कि वो अनप्रोडक्टिव टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसको समझाया या सुधारा जा सकता है, ठीक है। सेकंड होता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी बोलने का मतलब दो ही टाइप के मेथड होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के मेथड होते हैं, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव और दूसरा टेक्निकल इंटेंसिव भी बोला जा सकता है, ठीक है। मार्केट में आपका प्रोडक्ट चल रहा है, जैसे लेबर इंटेंसिव मार्केट बोलने का मतलब क्या होता है, जहां पे लेबर्स ज्यादा लगते हैं, ठीक है। जैसे आपको अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो बिना लेबर के हो सकता है कि ऐसा नहीं कि उसमें कैपिटल नहीं लगेगा, कैपिटल भी लगेगा लेकिन लेबर ज्यादातर लगेंगे। जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, अब आपको जैसे पहले क्या होता था, जैसे शॉल बनाना है या स्वेटर बनाना है तो वो लेबर इंटेंसिव मार्केट था, वहां पर लेबर खुद से करते थे, लेकिन अब वो मशीन इंटेंसिव मार्केट हो गया है,
ठीक है। मशीन इंटेंसिव मतलब जितने भी जैकेट्स हैं, शॉल है, ये सब के सब मशीन में। तो यही बोलना चाह रहा है कि अगर आपका मेथड पहले वाला सही नहीं है तो आप दूसरा मेथड एप्लीकेबल करके देखो या अप्लाई करके देखो, क्या पता आपके प्रोडक्शन में सुधार हो जाए। ठीक है। और थर्ड है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बोलने का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसमें यही देखना कि आपके जो वर्कर्स हैं वो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना कि भैया आपको इतने देर तक आपको काम करना ही है। ठीक है। अब जैसे मान लो नॉर्मल मिनिमम आवर होता है 8 आवर्स का, तो 8 आवर्स का आपको काम करना है और उसमें एक टारगेट भी सेट कर दो कि 8 आवर्स में आपको ये इतने प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। और उसमें ये भी फिर ध्यान रखना रहता है कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बनाने में उसको कितना टाइम लगता है। मतलब बेसिकली से क्या पता चलेगा कि वो कितना एफिशिएंट है। अगर वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा मतलब वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो उसको और टास्क दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, उसको ओवर टाइम नहीं कराना, टास्क उतना ही रखना है, अब उसका स्टैंडर्ड बढ़ा देना। ठीक है। और फाइनली इसका डी पार्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सर्विस सेक्टर में। कैसे? जैसे आपके वर्कर्स हैं, मोशन स्टडी में ये देखा जाता है कि जो वर्कर्स हैं, जो इंटरवल ले रहे हैं या जो अब उनका जो स्टैंडर्ड टाइम है उस पर्टिकुलर टाइम में वो कितना काम कर रहे हैं, मतलब कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कितना अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं या फिर कोई एक मैनेजर के कोई एक एक्स नाम का पर्सन है, वो एक अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या कहीं भी इंडस्ट्री में जा रहा है। अब वो काम के दौरान मतलब 8 आवर्स के दौरान वो दिन भर फोन में बात कर रहा है, या वो पानी पीने जा रहा है, या फिर वो बाथरूम के बहाने या फिर किसी के भी बहाने इधर उधर निकल जा रहा है। मतलब बेसिकली ये सब उसके अनप्रोडक्टिव टाइम है या फिर ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो कोई भी वर्कर अपने पर्टिकुलर टाइम में कितने देर तक प्रोडक्टिव है। ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करो कि प्रोडक्टिव कितना है और अनप्रोडक्टिव कितना है। फिर अनप्रोडक्टिव जितना है उसमें से फिर आप कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स निकालो कि इसको पूरा रिड्यूस किया जा सके। ठीक है। या फिर उन अनप्रोडक्टिव लोगों को समझाओ कि भैया आप इसको, या फिर जैसे वो मान लो तो कर ही नहीं पा रहा काम, तो उसको कुछ और टास्क दो। लेकिन अनप्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मोशन स्टडी बोलता है। ठीक है। अब इसका लास्ट और फोर्थ पॉइंट है डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम। ठीक है। डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम बोलने का मतलब क्या होता है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस में डिवाइड करके रख दो। मतलब बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके लेबर जो वर्कर्स हैं उनको एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में डिवाइड करो। जो एफिशिएंट लेबर हैं उनको आप एक्स्ट्रा वेजेस पे करो। मतलब उनको एक टारगेट बता दो कि अगर आप 100 प्रोडक्ट से ज्यादा बनाते हो कि आप जितना प्रोडक्ट बनाओगे उतना आपको वेजेस मिलेगा। ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या सेल्फ मोटिवेशन वाली बात होगी। अगर वो वर्कर जितना प्रोडक्ट बनाएगा उतना उसको प्राइस मिलेगा। ठीक है। ये होता है डिफरेंशियल प्राइस वेजेस सिस्टम। इसके अलावा अब जैसे इनएफिशिएंट लोग हैं तो इससे इनएफिशिएंट लोग भी मोटिवेट होंगे। अगर वो काम तो कर नहीं रहे थे लेकिन उनको मोटिवेशन क्या होता है, मॉनेटरी हेल्प या मॉनेटरी मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होता है। जो लोग को पैसा नहीं मिल रहा था अब उनको मन में भी आएगा कि नहीं यार हमको भी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाना है ताकि हमको भी एक अलग से वेज मिले। ठीक है। कुछ एक एक्स्ट्रा अर्निंग हो। तो ये था डिफरेंशियल प्राइस वेजेस सिस्टम। और ये फाइनली साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ ट्रेजर खत्म हो गया। अगर आपको इसमें कुछ लगता है, इसमें अगर कोई डाउट है इस पर्टिकुलर पार्ट में, क्योंकि याद रखना ये एग्जाम में आता ही है, खासकर केस स्टडी के फॉर्म में। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप बेसिकली जाओ कमेंट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइए कि क्या डाउट है। मैं आपको उसमें अगर इसके लिए लगेगा मेरे को तो मैं नया वीडियो भी बना सकता हूँ, अगर लगेगा तो मैं वहीं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।